सभी को मेरा फिर से प्रणाम नमस्कार। क्षमा चाहते हैं हम आप लोगों से। नेट की बहुत समस्याएं चल रही है और इन्हीं समस्या की वजह से हम आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो वापस हम फिर से आ चुके हैं और आपको जाना नहीं है, आपको हमारा सहयोग करना है। और इस लॉकडाउन में हर व्यक्ति नेट का बहुत ज़्यादा ही यूज कर रहा है, इसलिए हर किसी को समस्याएं हो रही है। 60% यूज़र बढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग योग सत्र को फिर से शुरू करते हैं। तो हम अपनी बातों को फिर से रखते हैं। आज हम लोग योगाभ्यास करेंगे। जिनके बालों में समस्या है, जिनका बाल झड़ रहा है, जिनके बाल टूट रहे हैं, जिनके बाल बहुत कमज़ोर हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके लिए हमें समस्याओं को दूर करने के लिए, बालों की जितनी भी समस्याएं हैं सबको दूर भगाने के लिए हमें आज योगाभ्यास करना है। आज हमें ये करना है कि कौन कौन सा ऐसा आसन है, ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसको कर लेने से हमारे बाल की समस्या दूर हो जाए। चाहे वो किसी भी व्यक्ति का बाल हो, झड़ रहा हो, टूट रहा हो, पक रहा हो, उसमें बहुत डैंड्रफ वगैरह हो गया हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर माताएं बहनें हो, कोई भी हो, तो दोनों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर लाते हैं और अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली को मिलाते हैं। शेष तीनों अंगुलियों को एक साथ मिलाते हुए आप नीचे ले आएँ। आंखों को बंद कर लीजिए। कमर, कंधा और गर्दन को तीनों एक सीढ़ी में रखते हैं। गहरी सांसों के साथ हम लोग एक बार ओमकार करते हैं। आइए। शायद हो जाए। दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, एक साथ फिर से प्रार्थना करते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेव देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आप जोड़ते हुए एक साथ ऊपर लाएं, अपनी ईश को नमन कीजिए। तो आइए सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाए और आपको घबराना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। देखिए, हमें हर एक व्यक्ति का सहयोग करना है। तो आज एमडीबीटीआई इंडिया परिवार की ओर से आपको एक विशेष पैकेज कराया जा रहा है कि आप योग से जुड़िए, प्राणायाम से जुड़िए, साधना से जुड़िए। तो आज का जो हमारा विशेष पैकेज आज से चलेगा, कल से स्टार्ट हुआ था, कल थोड़ी समस्या आ गई थी, आज फिर हम लोग आ चुके हैं अपनी समय पे। तो आज हमें अपने को बिल्कुल योगमय बनाना है। योगमय जब व्यक्ति बनाएगा तो खुद हम निरोगमय हो जाएंगे, और जब हम निरोगमय हो जाएंगे, जब हमारा जीवन निरोग हो जाएगा, तब हमें कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी। ध्यान देना है। आज जो हम लोग का पैकेज चलेगा बालों से जुड़ा हुआ है। जिनको बालों में समस्या है उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष दिन है आज के लिए। आज वो इस पैकेज को देखें और अपनी जितनी भी बाल की समस्याएं हैं उसका समाधान वो खुद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ध्यान देना है कि आप रोज़ आंवले जूस का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आंवला एक ऐसा फल है, आंवला को कहते गला दीजिए, सड़ा दीजिए, कहीं टीन पे रख दीजिए 6 महीने के लिए, कहीं उसको बाहर रख दीजिए, छतों पर रख दीजिए, और फिर ला करके उसको अगर हम फिर से उसको पीस करके अगर उसका हम चूर्ण का सेवन करते हैं तो उसका गुण वही रहता है जो पहले था, कभी उसका गुण कम नहीं होता है। तो आंवला हमारे लिए एक तरह से अमृत फल है। आंवला का हमको सेवन करना है, जिससे कि हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और जब हम उसका सेवन करना शुरू कर देंगे, अब वो चाहे आंवला का लिक्विड जूस हो या फिर आंवला का मुरब्बा का सेवन कीजिए या फिर आंवला चूर्ण का सेवन कीजिए, आपको आंवला का सेवन करना है किसी न किसी रूप में, पहली बात। दूसरी बात, बाल झड़ता क्यों है? हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। देखिए, तनाव में जब व्यक्ति रहता है, कुछ लोगों का बाल बिल्कुल ही गायब हो जाता है, वो गंजे हो जाते हैं, बीच से कहीं बीच का गायब हो जाता है, तो किसी के माथे के ऊपर का हिस्से का पूरा बाल गायब होने लगता है, किसी किसी के पीछू का भी बाल गायब हो जाता है।
तो हमें क्या करना है कि हमें पहली चीज़ तनाव नहीं लेना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जब आप ज़्यादा तनाव से ग्रसित रहते हैं, जब आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारी ब्रेन पे पड़ता है, हमारे दिमाग पे पड़ता है, हमारी शरीर पे पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको तनाव नहीं लाना है। आपको तनाव ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान देना है। तो आइए हम योग सत्र को आगे की ओर ले चलते हैं। तो हमें अब आसनों की ओर चलना है। जो हमारा सबसे अच्छा आसन है उसका नाम है शीर्षासन। कहते हैं शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। हालांकि शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब ध्यान देना, जिनको हार्ट वगैरह की समस्या रहती हो, बीपी की समस्या रहती हो, वो लोग शीर्षासन नहीं करेंगे। और जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उनको इस बात का भी ध्यान देना है कि शीर्षासन जितना लाभ सर्वांगासन करने से भी होता है। तो जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं करेंगे, जो शीर्षासन करते हैं वो शीर्षासन करेंगे। बाकी और भी आसन है जो सरल है, तो उस आसन को तो हम सभी लोगों को करना है। अब ध्यान ये देना, पहले करना है कौन सा, बाद में करना है। तो देखिए, हम स्वेच्छा और सामर्थ्य अनुसार, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार आसन के क्रम को आगे पीछे कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी आसन करें तो आपको अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार ही आसन करना है। इस चलिए, तो हम लोग योगाभ्यास की ओर चलेंगे। और आपसे निवेदन एक और है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महर्षि की तरफ से ये जो आपको एक सेवा का अवसर मिला है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि से जुड़ी समस्याएं हैं, जो बाल को लेकर के बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा हो जाता है कि बाल की वजह से उनकी शादी वादी भी नहीं होती, बाल रहते ही पूरे गंजे रहते हैं, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। और उसी तरीके हमारे बहनों को भी साथ समस्या होती है। बहनें क्या करती है कि उनके बाल बिल्कुल झड़ते रहते, बिल्कुल टूटते रहते, इतने डैंड्रफ हो जाते कि वो बहुत परेशान होती है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि बाल इतने पतले हो जाते कि फिर उनको बहुत सोचना पड़ जाता है। और जब व्यक्ति सोचता है तो फिर और भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए, इसी के लिए आज हम लोगों को योगाभ्यास करना है। तो आप लोग से निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के मैं योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली प्रक्रिया है बालायाम योग, हम दोनों हाथों को आगे लाते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान देना है, सबको मालूम है। हम क्या करते हैं, नाखून से नाखून को लगाते हैं, ये देखिए। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार कीजिए, दोनों हाथ सीधा कीजिए और आराम से इस तरीके से कीजिए। पहले देखिए, अब चूंकि हर व्यक्ति युवा तो है नहीं, हर व्यक्ति के पास उतनी ऊर्जा नहीं होती, तो जो व्यक्ति युवा है वो ऐसे करे, धीरे धीरे इस तरीके से हाथों को सीधा रखे, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा होगा। फिर क्या करे, जिनका सामर्थ्य उतना नहीं है वो लोग हाथों को पास में लाए। अब नाखून से नाखून को लगाना है, ध्यान देना, ये इस तरीके से। तो आपको ये बालायाम योग जो है इसको कम से कम 5 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट तक करना है। एक बात का और भी ध्यान रखना है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। मगर ध्यान देना है कि कुछ लोग इतने, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं होती, बहुत ही साधारण है। अभी इसमें इस तरीके से कर रहे हैं तो हमें मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। जब आप इस तरीके से रोज़ 10 मिनट करना शुरू कर देंगे तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं, जो बाल आपके टूट रहे हैं, जो डैंड्रफ से आप परेशान हैं, या फिर आपके बाल बहुत घने नहीं हैं, बहुत पतले हैं, तो आपको इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। मगर ध्यान देना है कि इसको हमें कम से कम रोज 5 से 10 मिनट तक करना है। अब अभी आप मेरे साथ ध्यान से सुनते रहिए, करते रहिए। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ लोग बाल में तेल भी नहीं लगाते हैं। बाल हमारा कमज़ोर क्यों होता है? बाल हमारा कमज़ोर इसलिए होता है कि हम बालों में तेल लगाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो कि अपनी खूबसूरती को थोड़ा बढ़ाने के लिए बालों में तेल नहीं लगाते हैं, तो ये उनकी खूबसूरती को बढ़ाता नहीं, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग होते हैं बालों को शैम्पू करने के बाद उसमें तेल वगैरह नहीं लगाते हैं, तो करते क्या है, कुछ लोगों का बाल बड़ा आगे रहता है तो कुछ ऐसे उड़ाते तो कुछ इस तरीके से उड़ाते हैं, मतलब कि हम उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। और जब आप बालों में तेल लगाएंगे तो बाल आपका हवा में नहीं उड़ेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे खूब हमेशा बालों पे हाथ फिराते रहते हैं खूब, और ऐसे ऐसे झटकते रहते हैं इस तरीके से। तो सोचिए उन्हीं को समस्या होती है। क्यों? क्योंकि हम फैशन के इस दौर में हम बालों में तेल नहीं लगाते। दूसरी बात क्या है कि हम शैम्पू लगाते हैं तो तरह तरह की शैम्पू लगाते हैं।
आप कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बालों में साबुन लगाते हैं, करते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, इसको करते रहना। अभी 5 मिनट में आपको बता रहा हूँ, आगे आसन कराते हैं आपको। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बालों में साबुन लगाते हैं। अब आप बताइए, बालों में आप साबुन होती है, जो सोप होता है वो शरीर में लगाने के लिए होता है, ना कि बालों में। तो लोग क्या करते हैं कि बालों में नहाने वाला साबुन भी लगाते हैं। सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। बालों में नहाने वाला साबुन आपको लगाना ही नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप अपने बालों में लगा सकते हैं तो सरसों का तेल लगाइए, और सरसों का तेल तो सभी के घरों में मिल जाए। दूसरी बात, अगर आप सरसों का तेल नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को सरसों का तेल नहीं पसंद होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, बहुत अच्छा होता है ना, इसलिए वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है। इसको करते रहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कोकोनट ऑयल को यूज़ करेंगे। नारियल का तेल आप लगाइए, क्योंकि जब नारियल का तेल आप लगाएंगे, ध्यान दीजिए, नारियल का तेल जो होता है, रात का रखा हुआ पानी, अगर सुबह उस पानी को लेकर के थोड़ा नारियल का तेल मिला के और पानी में मिला करके, बासी पानी जिसको बोलते हैं, अपनी बालों में लगाइए। बालों की जड़ों में जब आप उसको लगाएंगे तो आपका बाल बिल्कुल घना हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और आपके बाल काले भी रहेंगे। तो आप इस चीज़ को जरूर कीजिए। दूसरा, जिनके पास सरसों का तेल उपलब्ध हो, घर में सभी के पास सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल आप बालों में रोज न लगाएं तो कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाएं। जिस दिन, अब अगले दिन अगर आपको शैम्पू करनी है तो आज रात में आप बालों में तेल लगा लीजिए। ये काम आप करिए, आपका बाल नहीं चढ़ेगा, नहीं टूटेगा और नहीं पकेगा। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते। ये तो रहा हमारा बालासन, बालायाम, सॉरी, ये हमारा बालायाम योग है। आगे की ओर चलेंगे। अब हमें करना है लेट करके आसन करना है। तो आइए दोनों पैरों को हम सीधा कर देते हैं। देखिए, दोनों पैरों को हमने सीधा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम करेंगे सर्वांगासन। क्यों करेंगे? क्योंकि सर्वांगासन से वही लाभ होता है जो शीर्षासन से होता है, और सभी को पता है कि शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। तो अगर आपको बालों के लिए कुछ करना है तो आप अगर कर सके तो शीर्षासन कीजिए, और नहीं कर सकते तो आप मेरे साथ सर्वांगासन करेंगे। पहले सर्वांगासन किया जाएगा, फिर शीर्षासन किया जाएगा। तो आइए, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, आराम से पहले लेट जाते हैं शवासन की स्थिति में। ये देखिए, अब हमें करना है सर्वांगासन। तो ध्यान देना है, सर्वांगासन कई चीज़ों के लिए लाभकारी होता है। बालों के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही साथ सर्वांगासन करने से हमारे कब्ज और उदर विकार भी दूर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनको एसिडिटी वगैरह की समस्या होती है, जिन बच्चों की हाइट इंक्रीज नहीं होती, तो जब हम ये कहते हैं तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या होता है कि परिवर्तित होता है। धीरे धीरे हमारी हाइट भी इंक्रीज होने लगती है जब हम ये आसन को करते हैं। बच्चों को इसे अवश्य करना चाहिए, और जो लोग शीर्षासन ना कर पाए वो सर्वांगासन करेंगे। तो अभी हमारा जो जो हमारे बालों का पैकेज चल रहा है, उसके लिए अभी हमें सर्वांगासन करना है। तो हम क्या किए, दोनों हाथों को सीधा कर दिए, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। हमें करना है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन करने के लिए आप पहले धीरे धीरे सर्वप्रथम पैरों को हाफ लाए। जब हम पैरों को हाफ लाते हैं, देखिए करने का तरीका आपको कैसे करना है ये बहुत जानना जरूरी है। हम पहले पैरों को थोड़ा लाएं ऊपर धीरे धीरे। अब आप इसको नीचे ले जाइए, सीखिए। पहले हम पैरों को पहले आसान तरीके से ऊपर लाएं। जब हम पैरों को पहले हाफ लाते हैं, अर्ध हलासन उसको कहा जाता है। अब क्या करना है, हमको पैरों को जैसे उठाए थे वैसे तो उठा के ही रखना है, साथ ही साथ अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे लगा के, फिर अपनी कमर को भी सीधा करके पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आपको रोक के रखना है। और जब आपका ये कंठकूप होता है, ठोड़ी होती है, वो कंठकूप से स्पर्श कर रही होती है। आइए, पहले आप इसको धीरे धीरे हाफ उठाएं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है। पैरों को बिल्कुल ऊपर ले जाना है, और हम धीरे धीरे इसको उठाते हैं। देखिए, आप दोनों हाथों को स्टैंड बना दीजिए, कोहनी को, अपनी कोहनी को स्टैंड बना के आप जमीन पे लगाएं, और पैर को बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखें। थोड़ी जो आपकी होती है वो कंठकूप से, हृदय से स्पर्श करें। थोड़ा देर रुके। इसमें कम से कम आपको 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड रुकना है। रोक के रखिए, पैर का घुटना बिल्कुल सीधा। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, आप पैरों को आराम से फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और आराम से इसको नीचे ले जाएं। देखिए, तो हमें इसे प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 बार करना है। अब एक बार आप फिर कीजिए। अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, हाथ को ऐसे जमीन पे लगाते हैं और ऐसे सीधा ऐसे उड़ जाते हैं, ऐसे इस तरीके से उड़ जाते हैं। तो देखिए, जब इस तरीके से उड़ जाएंगे तो ये सीधा नहीं है, हमारा पैर का पोजीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
तो क्यों? क्योंकि आपने झटके के साथ किया, इसलिए आपका एक ही बार में जो स्थिति है वो सही नहीं हुआ। मगर जब आप इसको आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे, और कहा भी गया है कि शनै शनै योगाभ्यास, तो देखिए आप इसको धीरे धीरे उठाइए। पहले हाफ, ये इसी कार्य को बहुत ही आसानी से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, फिर हम दोनों हाथों को नीचे लगाएं। अब बैलेंस बनाते हुए हम इसको सीधा करते हैं इस तरीके से। आप इसको इस तरीके से सीधा कर दीजिए। अब ध्यान देना है, इसको सीधा करने के बाद भी आपको इसमें कम से कम 30 सेकेंड रुकना है। आप मेरे साथ कीजिए, 10 सेकेंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकेंड भी रोक सकते हैं। ये तो सरल है। शीर्षासन के सभी लाभ जो होते हैं वो सर्वांगासन से होते हैं। अब क्या कीजिए, आप धीरे धीरे पैरों को फोल्ड कीजिए, ये देखिए, फिर कमर को नीचे लाइए, आराम से पैरों को वापस ले जाते हैं। तो ये रहा हमारा सर्वांगासन। देखिए, ये पहला आसन। तो अब ये सर्वांगासन हर किसी को करना है, तो सर्वांगासन करने के बाद हमें क्या करना है, वापस आते, देखिए हम चेंज कर लें। तो ये रहा हमारा पहला आसन जो कि हमें करना है जिनको बालों की समस्या है। अब हम अगला आसन जो करेंगे उस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन करने से पहले हमने सर्वांगासन इसलिए किया कि शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, मगर सर्वांगासन हर व्यक्ति कर सकता है। तो हमने सर्वांगासन को पहले कर दिया, अब हम करेंगे शीर्षासन। चलिए, तो जो लोग युवा हैं वो लोग मेरे साथ करेंगे। बहुत ही आसान है। हम लोग इस तरीके से पहले आते हैं, ध्यान देना है। दोनों हाथों को आप ब्लॉक कीजिए ऐसे, और सर को हम क्या करते हैं, जमीन पे लगाते हैं ऐसे। दोनों पैर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। ये देखिए, आपको करना है शीर्षासन। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से पहले स्थिति बनाते हैं, ध्यान दीजिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे बना के भी करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मगर ध्यान देना है, जब सबको करना है तो उसको थोड़ा आसान तरीके से करना होगा आपको। हम क्या किए, सर को अपने जमीन पे लगा दिए, पीछे से हमारा हाथ ब्लॉक है, ये देखिए। अब हम धीरे धीरे पैरों को उठाते हैं, बहुत ही आसान है। ये इस तरीके से आप उठाइए, पहले हाथ इसको सीधा कीजिए और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर दीजिए। कुछ देर रुके, फिर धीरे धीरे पैर को फोल्ड कीजिए, आराम से लाइए जमीन पे, घुटने लगाइए इसके बैक साइड। तो ये रहा शीर्षासन। तो शीर्षासन क्या होता है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए उसे सर्वांगासन करना चाहिए। और जो लोग कर सकते हैं वो लोग शीर्षासन भी कर लिया करेंगे। मगर ध्यान देना है कि जब हम आसन करें तो एक आसन को कम से कम हम 5 से 7 बार कीजिए, क्योंकि जब हम एक आसन को 5 से 7 बार करेंगे तब जाकर के उसका लाभ मिलेगा। दूसरा बात यह है कि जब हम आसन करें तो एक आसन करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि 10 से 20 सेकंड तक उसमें रुकें, क्योंकि जब आप रुकेंगे नहीं तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अभी तो हमने इसको साइड से करके दिखाया, अब इसको आपको फ्रंट से भी करके देखना है कि फ्रंट से हमारी स्थिति क्या होती है, साइड से कैसे रहेगी और फ्रंट से कैसे रहेगी। तो दोनों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और आपको देखना है। हम इस तरीके से हो जाते हैं और आराम से फिर से स्थिति ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसे बना दिया। अब इसको फिर से करना है। आप साइड से और फ्रंट से दोनों जरूरी है। हमने क्या किया, बहुत आसान तरीके से इसको उठाया, ये सीधा है, पैर को फोल्ड कीजिए, नीचे लाइए,
आराम से घुटनों को जमीन पे लगाइए, उठ जाइए। इस तरीके से हमको आगे से और पीछे से हमने आपको करके दिखाया, क्योंकि आपको इसी तरीके से करना है। तो ध्यान देना है, जब हम इसको करें तो कोशिश ये करें कि कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 5 बार आप इसे अवश्य कीजिए। दूसरी बात ये है कि जो लोग शीर्षासन पहली बार कर रहे हैं वो दीवार का सहारा लेके धीरे धीरे इसको करेंगे, तब उनका शीर्षासन आराम से होने लगेगा। तो इसमें बहुत घबराने की कोई बात नहीं है कि हमारा शीर्षासन नहीं होता है या फिर हम करें कैसे। तो आप दीवार का सहारा लेके इसको धीरे धीरे करेंगे तो यह आसन भी आपका होने लगेगा। आइए आगे चलेंगे। अब हम चलेंगे एक अगला आसन करने के लिए, जिस आसन का नाम है उष्ट्रासन। तो हम क्या करते हैं, पहले इस तरीके से दोनों पैर को बिल्कुल, ये देखिए घुटना है, ये इस तरीके से खड़े हो जाते हैं हम आराम से ऐसे। ये देखिए हमने अपनी दोनों पैरों में जगह बनाई है, ये देखिए पैर के बीच में हमारा जगह है। दोनों हाथ को हम क्या करते हैं, पास में लाते हैं। आपको ध्यान से करना है, घबराना नहीं है, थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। तो इसलिए आप आराम से हमने दोनों पैरों को सीधा कर दिया, ये देखिए अब बिल्कुल सीधे, हमारा शोल्डर भी सीधा है, हमारे पैर के पंजे जो दोनों हैं वो बिल्कुल बाहर की ओर हैं। हम दोनों हाथों को क्या करते हैं, थाई के ऊपर लगाते हैं। ध्यान दीजिए आराम से, जिनको बालों में समस्या है वो लोग देखेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहिए। अब हमें उष्ट्रासन करना है, तो उष्ट्रासन करने के लिए हम क्या करते हैं, सांस भरते हुए एक एक हाथों को आपको ऊपर ले जाना है। पहले देखिए हम सीधे हैं, हमने सांस भरते हुए अपनी राइट हैंड को ऊपर किया, ये देखिए, और धीरे धीरे हम इसको पीछे ले जाते हैं, एड़ियों से लगाते हैं ये इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरे हाथ को भी लाते हैं, एड़ियों से लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब दोनों हाथों को हम पीछे पहुंचा देते हैं तो फिर हम चेस्ट को ऐसे ऊपर की ओर लाते हैं और गर्दन हमारा जितना पीछे जा सके उतना करते हैं। तो करना क्या, एक तो ये स्थिति हो गई, दूसरी क्या होती है कि पैरों को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये अब मैंने स्थितियों को चेंज कर दिया, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और उसके पहले वाली स्थिति जो थी उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसे करने में हर किसी को आसानी होती है। आइए आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। अब आप फिर से एक एक हाथों को ऊपर उठाइए, सांस भरिए, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाइए, एड़ियों पे रखिए अपने हाथों को, ये देखिए हमने रख दिया। अब दूसरे हाथ को भी ले जाइए पीछे, फिर इसको रख दिया है दूसरे पैर की एड़ी पर। अब क्या करते हैं, अब हम सांस भरते हैं, फिर से चेस्ट को उठाइए, गर्दन पीछे की ओर, थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें, कुछ देर आप रुके, कम से कम 10 से 20 सेकंड आप इसे रोक के रखें। अब फिर देखिए जब हम वापस आते तो क्या करते हैं, पहले राइट हैंड को लाएं, फिर इस तरीके से जैसे हम हाथों को ले जाते हैं वैसे ही वापस ले आते हैं। तो एक बार आप फिर से मेरे साथ करेंगे, बहुत ही आसान है। सीधे रहिए, दाहिने हाथ को फिर से उठाइए, सांस भरते हुए हाथ नीचे ले जाइए, एड़ियों पे लगाइए, सांस बाहर, फिर सांस भरिए, दूसरे हाथ को ले जाइए, एड़ियों पे लगाइए, सांस बाहर पूरा, और फिर सांस भरिए, चेस्ट को ऊपर उठाइए, गर्दन पीछे की ओर, हाथ की पंजों से पीछे हमने एड़ियों को पकड़ रखा है आराम से, गर्दन हमारा पीछे की ओर। जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या हो, जिनको हार्निया की समस्या है, वो लोग ध्यान से देखेंगे, इसको करेंगे नहीं। अभी हार्निया वाले तो करेंगे नहीं। कुछ देर रोक के रखें, 10 से 20 सेकेंड, फिर एक एक हाथों को वापस लाते हैं इस तरीके से। तो आप इसको पहले एक एक हाथों से कीजिए। फिर क्या कर सकते हैं, अब कुछ लोग इसको जब करना होता है तो बिल्कुल ऐसे बैठते हैं पहले और सीधा ऐसे दोनों हाथ ले जाते हैं और आराम से कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप मत कीजिए। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप कीजिए बिल्कुल नियमानुसार कीजिए और उसका लाभ आपको मिले, ठीक है। तो ये रहा हमारा उष्ट्रासन। अब हमें करना है इसी में अधोमुख आसन। तो देखिए हम उष्ट्रासन की स्थिति में बैठे हैं, अभी हमको इसी में अधोमुख आसन करना है क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो अधोमुख आसन हम आराम से करेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं, आप दोनों हाथों को इस स्थिति में लाएं, आराम से बैठ जाएं, पैर का पंजा भी आपके बाहर है। देखिए हमको बहुत ही आसान तरीके से करना है क्योंकि हम उष्ट्रासन किए तो हमारी स्थिति ये थी। अब हम इसी आसन में चेंज करेंगे, अधोमुख आसन करना है। इस आसन को हम पहले भी कर सकते थे मगर हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है।
अब आप इस स्थिति में बैठे हैं तो इस स्थिति में जो भी आसन है आप उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को जमीन पे लाते हैं इस तरीके से, पैर के पंजे बाहर। अब क्या करना है, अभी तो रोक के रखे हैं ऐसे, अब आप धीरे से उठ जाइए। ये अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, पैरों को मिला के भी रखते हैं, तो आप पैरों को मिला के रख सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं, पैरों को खोल के रखते हैं। तो ध्यान देना है कि अभी हमको पैरों को पहले मिला के करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखिए, अब हम पैर को पीछे ले गए, ठीक है, पैर हमारे मिले हैं। अब देखिए एड़ियाँ हमारी जमीन पे हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, एड़ियाँ ऐसे ऊपर रखते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, पहले एड़ियों को जमीन पे लगाइए, ये एड़ियाँ जमीन पे लगाएं, और फिर हाथ तो आपका बाहर है, आप अपनी गर्दन को जितना नीचे खींच सकते खींचिए, फिर वापस दोनों घुटनों को जमीन से लगाएं, फिर से बैठ जाए इस तरीके से। एक बार आप इसे फिर करेंगे, अधोमुखासन बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर क्या करते हैं, अंगुलियों पर हम आराम से स्थिति में आते हैं। ये धीरे धीरे एड़ियों को जमीन पे लगाएं, रोक के रखें थोड़ा देर। ये तो फिर इसके बाद क्या करना है, अब आप इसमें 10 से 20 बार इस तरीके से अपनी टो पे, ये देखिए, कम से कम 10 से 20 बार आपको ऊपर नीचे करना है इसमें, ये, और रोज करना है। 10 से 20 बार आपको करना है। जब आप अधोमुखासन करें तब आपको इसे जरूर करना है, ये कम से कम 10 से 20 बार। ध्यान दीजिए, आराम आराम से, धीरे धीरे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं, हम बैठ गए। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि दोनों पैरों में थोड़ा जगह बना लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से क्या करते हैं, फिर वो धीरे धीरे इसको नीचे लाते हैं, ऐसे ये करते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ध्यान देना है। आप जब मिला के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो लोग भी ऐसे ऐसे इसमें करते हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको जो पहली स्थिति बताई गई है कोशिश कीजिए आप उसमें करने में, उसे कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेहनत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो लोग ज़्यादा मेहनत ना कर पाए, जिनका सामर्थ्य नहीं है, वो लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला आसन था जिसका नाम था अधोमुखासन। आपको अधोमुखासन भी करना है, और ध्यान देंगे जब आप एक एक आसन करेंगे तो पसीने आपके शरीर से निकलेंगे ही, और अगर पसीना निकल रहा है तो यह आपके लिए अति उत्तम है। और दूसरी बात ये कि जब आप आसन कीजिए, मैं रोज़ बताता हूँ आपको कि आपको घर में एसी चालू करके योगाभ्यास नहीं करना है, आपको कूलर के सामने बैठ करके योगाभ्यास नहीं करना है, आपको फैन को बिल्कुल तेज करके नीचे बैठ करके योगाभ्यास नहीं करना है। ध्यान देना है, इन सब चीज़ों से आप बच करके योगाभ्यास करेंगे तो आपको उसका ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। हम कुछ नहीं करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। पैरों को सीधा कर दीजिए, देखिए बहुत ही सामान्य है। हमने क्या किया, पैरों को सीधा रखा, बहुत ही सामान्य है। हम पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब चेंज करेंगे अपनी स्थिति को, हमको इसमें 2 से 3 आसन करना है। अब ध्यान देना है, क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को बिल्कुल मिला के रखें, आप आराम से धीरे धीरे पीछे लेट जाए, फिर से 100 आसन की स्थिति में। अब आपको ध्यान देना है, इसमें एक एक पैर को आपको फोल्ड करना है, पवन मुक्त आसन करना है। अब ध्यान दीजिए, पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन किस लिए आपको कराया जा रहा है, पवन मुक्त आसन, इसका नाम देखिए कितना अच्छा है, पवन, हवा को मुक्त कर रहा है, गैस को, आपकी एसिडिटी को, आपकी कब्ज को, आपके उदर विकार को दूर करेगा। और जब आपके पेट का सिस्टम सिस्टमेटिक हो जाएगा तो सारी चीजें धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगेंगी। होता क्या है कि जब हमारा पेट अच्छा नहीं होता है, पेट सही नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो मन में और शरीर में तमाम तरह की व्याधियां और विकारें आती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं, हाथ की पंजों को आप पृथ्वी की ओर लगा के रखें। ध्यान देना है, बहुत ही आसान तरीका है इसका। अब हम क्या करते हैं, अपनी राइट लेग को फोल्ड करते हैं, आराम से पैर को ऊपर लाइए आप, ये देखिए, दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए। सर्वप्रथम जो पहली स्थिति है, हम क्या करते हैं, सांस भरते हुए थाई को चेस्ट से लगाइए आप। ये अभी आपको अपनी गर्दन को ऊपर नहीं ले आना, ये पूरा लगाइए, कोशिश कीजिए, थोड़ा देर रोक के रखें, दूसरा पैर सीधा। अभी आपको इसी तरीके से रोक के रखना है। फिर क्या करते हैं, पैर को छोड़ दीजिए, आप वापस ले जाइए, इसी तरीके से दूसरी तरफ से। अभी आपको बहुत सरल तरीके से कराया जा रहा है, ध्यान से सीखिए। पहली बार में ही पूरा एक साथ योगाभ्यास नहीं करना है, आपको धीरे धीरे सरल तरीके से करना है। आप फिर सांस भरिए, थाई को पूरा चेस्ट से लगाइए, टच कराइए इसको, दूसरा पैर सीधा रहे, थोड़ा देर इसे रोक के रखें, वापस
तो इस तरीके से आपको दोनों बार कम से कम सिंगल और डबल, एक एक पैर से और दोनों पैर से कम 3 to 5 टाइम से लेकर के 10 to 12, 10 से 12 बार आपको भी करना है ये आराम से। तो ये रहा इसका सरलीकरण, हम बहुत आसान तरीके से किए, ध्यान देना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब आप फिर से पवन मुक्त आसन ही करेंगे, मगर आपकी जो स्थिति रहेगी वो बिल्कुल बदली हुई। आइए फिर से पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों को ब्लॉक करके वहीं ले जाइए जहां पहले ले गए थे। अब क्या करते हैं, सांस को भरते हैं, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर उठे। पहले सर्वप्रथम जो स्थिति है ये देखिए, हम क्या करते हैं, अपनी नासिका को घुटनों से लगाते हैं, पहली स्थिति ये, इसको थोड़ा रोक के रखते हैं। अब जो दूसरी स्थिति है, हम अपने इस नीचे वाले हिस्से को आराम से लाते हैं, रोक के लगाते हैं घुटनों के ऊपर, थोड़ी को हम ले आए, घुटनों के ऊपर लगाए। अब आप इसे वापस कीजिए दूसरी तरफ से, एक बार फिर आप पैर को फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे करना है, गहरी सांस भरिए, ऊपर ले आए, अपनी नासिका को घुटनों से लगाएं, थोड़ा देर रुके, कुछ देर रोक के रखें, फिर सांस बाहर, पैर को सीधा किया। अगली स्थिति क्या करते हैं, अब फिर इसको लाइए आप आराम से, अब अपनी थोड़ी को पूरा ले जाइए, घुटनों के ऊपर लगाएं आराम से, ऐसे रोक के रखें, थोड़ा देर रुके, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे करना है। अभी हम एक एक पैर से कर रहे हैं, अब इसको क्या करना है, दोनों पैर से करना है, बहुत ही आसान है ये। अब क्या करते हैं, फिर से सांस को भरते हैं, धीरे धीरे आप ऊपर उठिए, पहले नासिका फिर चेंज करते हैं, लगाइए, वापस पैर को सीधा कीजिए, एक बार फिर लाते हैं आराम आराम से, ये वापस। तो इस तरीके से आपको पवन मुक्त आसन भी एक एक पैर से और फिर दोनों पैर से करना है, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए फिर हम अपने दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, दाहिने हाथ को बाएं कंधे की ओर लगाए, फिर से आराम से उठ करके बैठ। तो ये आपका रहा अगला आसन, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। अब हमको इसमें आगे की ओर चलना है, अब हम बैठ करके भी इसमें आसन करेंगे। तो देखिए, हर आसन का एक अलग लाभ होता है, और हर आसन जैसे कहते हैं जो एंटीबायोटिक दवाएं होती है, उसी तरह आसन है। आसन भी जरूरी नहीं होता कि एक ही रोग के लिए होता है, एक आसन कई कई व्याधियों में लाभकारी होती है। इसलिए जब हम रोगानुसार योग का पैकेज करते हो तो कई आसन जो हमारे होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं, तो उस स्थिति में हमको घबराना नहीं है। आइए हम फिर से पैरों को सीधा करते हैं और आराम से एक एक पैर को फोल्ड करते हैं। ये देखिए, आपको बहुत पसीने होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बैठ गए, ये है हमारी वज्रासन की स्थिति, वज्रासन। हम कम से कम रोज 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक इस आसन में जरूर बैठेंगे। ध्यान देना है कि यही एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब खाना खाने के बाद यही एक आसन किया जाता है तो आखिर इसका लाभ क्या हो सकता है। जब हम वज्रासन करते हैं तो ध्यान दीजिए, इससे हमारा भोजन बहुत ही अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। जिसके पेट के पेनक्रियाज सबल नहीं होते, पेट का सिस्टम सिस्टमेटिक नहीं है, उनके लिए यह अति उपयोगी आसन है। जो लोग खाना खाने के बाद बहुत परेशान रहते हैं, उनका खाना अच्छी तरीके से पचता नहीं है। जो लोग भोजन करते हैं उसके बाद क्या होता है, कच्ची कच्ची उनको वॉमिटिंग टाइप की डकारें आती है, कुछ अजीब अजीब सी, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ ये हमारी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम बिल्कुल सीधे बैठते हैं, ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर, हाथों को सीधा करके बैठिए, गर्दन सीधी रखिए। आप इसी तरीके से शांत रहे कम से कम 5 मिनट की अवस्था में। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से आपको रोज बैठना है। और जब हमारा पेट का सिस्टम सिस्टमेटिक हो जाएगा, जब हमारे पेट के पेनक्रियाज सबल हो जाएंगे, जब हमारा भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, जैसे ही भोजन डाइजेस्ट होगा वैसे ही आपका पेट धीरे धीरे सही होने लगेगा। और ध्यान दीजिए, पेट से आधे से ज़्यादा व्याधियां होती हैं शरीर में। पेट जैसे जैसे सही होने लगेगा, आपका बालों का समस्या भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब हम आगे की ओर चलेंगे।
अब हमको करना है शशांक आसन, रैबिट पोज। तो शशांक आसन को शशक आसन भी कहा जाता है। अब हम करते क्या है, बिल्कुल जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहते हैं। बहुत ही आसान है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल सीधे बैठे ऐसे ये। अब हम क्या करते हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर लाते हैं। ये देखिए अभी सांस भरते हुए हम इसको आगे की ओर लाए और फिर धीरे धीरे इसको पीछे की ओर ले जाते हैं सामर्थ्य अनुसार। ये जितना आप पीछे जा सके जाएं। सांस को बाहर कीजिए, हाथों को वापस लाइए, धीरे धीरे आगे जितना रख सकते हैं रखिए हाथों को। फिर आप अपनी मस्तक को, फोरहेड को आप फरसे लगाएंगे। थोड़ा देर आप इसे रोक के रखिए। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। कुछ देर रोक के रखें। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आएं और साइड से खोल देते हैं। तो ये रहा हमारा शशांक आसन, रैबिट पोज। इसको क्या करते हैं कि कम से कम 10 से 12 बार करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आप इसे 10 से 12 बार करते हैं, तो जब हम एक बार करते हैं तो कम से कम एक बार जब हम करें तो इस स्थिति में हम 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक रोक के रखें खुद को, क्योंकि जब हम 10 से 20 सेकेंड रोक के रखते हैं तब उसका लाभ ज़्यादा होता है। अब सोचिए जब आप 10 सेकेंड रोक करके रखेंगे तो जब आपको 10 बार करना होगा तो कितना होगा। इसी तरीके से हम हर एक आसन को करें और हर एक आसन को एक बार करने पर 10 से 20 सेकेंड रुकें, 30 सेकेंड रुकें। साथ ही साथ उस आसन को एक बार नहीं करना है, कम से कम 5 से 7 बार कीजिए और हो सके तो आप उसे 10 से 12 बार कीजिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बार कर लेने से उस आसन का आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता है। आइए, हमने बैठ करके 2 अभ्यास किया, जिसका नाम था, जो पहला था वज्रासन, अभी भी बैठे हुए हैं, और जो दूसरा था वो था शशांक आसन। अब आप आराम से स्थिति को चेंज कीजिए और पैर को फोल्ड करके धीरे से बैठ जाइए। तो ये रहा हमारा आसन। देखिए बहुत गर्मी है और बहुत ज़बरदस्त उमस है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अभी आपको आराम आराम से करना है। इस स्थिति में हम पंखों का सहारा नहीं लेंगे, हाँ, कि हम घबरा गए और पंखों को चला दें। अभी आपको एक और आसन करना है जिसका नाम है उत्तान आसन, ठीक है। तो उत्तान आसन भी हम लोग करेंगे अभी उसके पहले हमको करना है कपालभाति। ध्यान देना है, क्यों करना है कपालभाति, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति ही एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे संपूर्ण शरीर की 99% व्याधियों को दूर करता है। अब बात यह है कि कपालभाति करते समय हमें करना क्या चाहिए। तो कुछ लोग कपालभाति तो करते हैं मगर मन उनका कहीं और रहता है, उनका विचार कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और टहल रहा है, कपालभाति कर रहे, झटके लगा रहे, पेट को धक्के दे रहे हैं। तो इस तरीके से कपालभाति करने से कोई लाभ नहीं होता है। और आपको पता है कि हमने तो एक शब्द में बता दिया कि कपालभाति करने से हमारे शरीर की 99% व्याधियाँ दूर होती हैं। जब व्यक्ति कपालभाति करता है तो कपालभाति करने से क्या होता है कि पेट का सिस्टम तो सिस्टमेटिक होता ही है, हमारे मुखमंडल पे ओज, तेज, कांति, आभा, चमक की वृद्धि होती है। दूसरा ये हमको ध्यान रखना है कि कपालभाति किन किन लोगों को किन किन अवस्थाओं में नहीं करना है। तो आपको बता दें, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जब ऑपरेशन कराती, जब सीजर वगैरह वो कराएं, तो उस स्थिति में ऑपरेशन के बाद वो कम से कम 4 से 6 महीने तक कपालभाति को टच नहीं करेंगी। दूसरा, हमारी माताओं बहनों का एक और भी समस्या है, हर माह मासिक समस्या। तो जब भी पीरियड का समय हो, जो पीरियड का टाइम होता है उनका, उस स्थिति में उन्हें 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन तक चाहे तो वो इसको ना करें। कम से कम 1 सप्ताह तो नहीं ही करना है कपालभाति, इस स्थिति का हमको ध्यान रखना है। दूसरा, जिनके सर में बहुत तेज दर्द हुआ करे, जो हार्ट के पेशेंट हो, वो लोग कपालभाति बहुत धीरे धीरे करेंगे, बहुत नॉर्मल तरीके से करेंगे। जिनका बीपी बढ़ जाता है वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो इस चीज़ का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आइए
दोनों हाथों को आप लोग सीधे कर दीजिए, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। कमर, कंधे और गर्दन को सीधे में रखें, घबराना नहीं है। मुखमंडल पे प्रसन्नता होनी चाहिए। आंखों को आप बंद कर लीजिए, ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाइए और मुख को बंद करके नासिका द्वारा 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक सांसों को बाहर कीजिए। लगातार करेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60। जब आप इसे 5 मिनट करते हैं तब जाकर के 300 स्ट्रोक होता है। तो आप एक काम करेंगे, आपको जाना नहीं है मेरे साथ, कम से कम 3 से 5 मिनट तो आपको कपालभाति करना ही है। प्रसन्नता के साथ करिए। एक भजन आपको सुनाएंगे, कोई भजन के साथ भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। तो भजन के साथ आप कम से कम 5 मिनट प्राणायाम कीजिए, बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का समस्या का समाधान हो जाए तो आप मेरे साथ कपालभाति कम से कम 5 मिनट आप करेंगे, आपको छोड़ करके नहीं जाना है। लगातार कीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारी टॉक्सिन्स बाहर जा रही है नासिका द्वारा, हमारे शरीर के रोग जा रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे मन की नकारात्मकता दूर हो रही है, मन की चंचलताएं दूर हो रही है, मन की व्याधियां दूर हो रही है। शरीर के जो भी रोग है वो हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस देह देवालय रूपी शरीर से बहुत दूर जा रही है। प्रसन्नता के साथ आप कीजिए। करते समय ध्यान देना है, आपके चेहरे की आकृति जो है, आपके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल बी पॉजिटिव होना चाहिए। आपको अपने चेहरे का जो इम्प्रेशन है उसको बदलना नहीं है। आपको ना समझ में आए तो आंखों को खोल के कीजिए। जितना देर आप करेंगे बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कमर, कंधा, गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। लगातार करते हैं तो ध्यान देना है। देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं कि कपालभाति कैसे करना चाहिए। कपालभाति तो आप कर रहे हैं, कुछ हमारी बहनें होती है, कुछ हमारे भाई होते हैं, आंख बंद करके झटके लगा रहे हैं। तो कपालभाति कर रहे हैं, उनको पता है केवल, और उनके चेहरे का जो आकृति है बिल्कुल बदल जाता है। इस तरीके से करते हैं तो कुछ आगे से ही फेंकते रहते हैं, इस तरीके से वो उठाते हैं। तो उनको देख के बड़ा आत्मग्लानि होता है कि मतलब इनकी कैसी मानसिकता है, वो बातों को समझ तक नहीं पाते। तो बातों को समझना बहुत जरूरी है कि आपको जब कपालभाति करना पड़े या फिर जब आप कपालभाति करें तो आपका जो चेहरा है बिल्कुल चेहरे की तरह होना चाहिए। उसको बदलिए मत, उसकी भगवान ने जो बना के दिया है उसको बिल्कुल वैसा ही बना के रखे, अच्छा बना के रखिए। उसको ज़्यादा परिवर्तित करेंगे तो फिर आपको प्राणायाम बहुत लाभ नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वहाँ भी डाइवर्ट हो रहा है। और जब हम प्राणायाम करें तो हमें क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करके करना चाहिए। आप जब भी कपालभाति कीजिए सिर्फ एक संकल्प कि हमारी बालों की समस्या दूर जा रही है, हमारी बालों की जो डैंड्रफ है वो दूर जा रहा है, हमारे बाल का झड़ना दूर जा रहा है, हमारे बालों का पकना दूर जा रहा है। तो आप मन में विचार करिए कि हमारी जो बालों की समस्या है हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस देह देवालय रूपी शरीर से बहुत दूर जा रही है। जब आप मन में ऐसा संकल्प करेंगे तो वो प्राणायाम आपको पूरा लाभ देगा और उसका लाभ आपको इतना ज़्यादा होगा कि आप 1 हफ्ते के अंदर ही उसका लाभ महसूस कर सकते हैं। आपको फील होगा कि नहीं, करने से क्या परिवर्तन हो रहा है मेरे अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी करें संकल्प के साथ करें। माताओं बहनों के साथ क्या होता है, वो कपालभाति कर रही होती है। आपको बालों की समस्या है तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत जरूरी है सुनना। जब आप कपालभाति करते हैं, बालों की समस्या आपको सही करनी है, आप बैठे कपालभाति करने के लिए, आंख बंद किए कपालभाति कर रहे हैं आप, मन में आपकी आंखें बंद है, मन में चल रहा है कि अभी तो हमें अभी बच्चे को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। 2 झटके लगाते हैं, 3 झटके लगाते हैं, इस तरीके से। फिर मन में विचार आता है कि हाय राम, अभी तो मैंने बच्चे की टिफिन भी तैयार नहीं किया है। फिर 2-4 झटके लगाते हैं। फिर मन में संकल्प आता है कि अरे अभी तो उनको ऑफिस भी जाना है। इस तरीके के मन में हमारे प्रकल्प चल रहे होते हैं और हम कपालभाति कर रहे होते हैं। आप बताइए कि आप बैठे कपालभाति करने के लिए, आप स्कूल जा रहे हैं, आप बच्चे को टिफिन बना रहे हैं, आप उनको तैयार कर रहे हैं, आपको कपालभाति फायदा करेगा? नहीं करेगा।
तो आप जब भी कीजिए, कोई भी प्राणायाम कीजिए, आप मन को एकाग्र करके प्राणायाम करेंगे। आपको प्राणायाम करते समय अपनी चित्त को एकाग्र करना है, ध्यान को एकाग्र करना है। और ध्यान कैसे बढ़ेगा? जैसे भी हम लोगों ने शशाकासन किया, रैबिट पोज, शशांक आसन से क्या होता है कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चंचल मन शांत होता है। तो आपको रोज कम से कम उसको भी 10 से 12 बार करना है। तो कम से कम जितने आसन अभी आपको बताए गए हैं उतने तो आपको रोज करना है। कुछ और भी नए आसन है जो हम आपको कराएंगे, मगर उससे पहले ध्यान देना है, आप अपनी डाइट को चेंज कर दीजिए। आप ज़्यादा लाभ चाहते तो आप अपनी डाइट को चेंज कीजिए। ध्यान देना है कि जो चीज़ें ज़रूरी है उसी का आप सेवन कीजिए। आप सुबह में आंवले जूस का सेवन करना शुरू कर दीजिए। पहली बात, आंवले का जूस कम से कम 10 मिली से लेकर के 20 मिली से 40 मिली तक। अब 40 मिली आपको एक बार में नहीं लेना है, सुबह शाम में लेना है। तो 10 से 20 मिली सुबह पानी में मिला करके, करीब 50 से 100 ml पानी हो, उसमें 10 से 20 ml आप आंवले जूस को डाल दीजिए। आंवला का जो स्वरस हो, लिक्विड हो, उसको डाल दीजिए और फिर उसको खाली पेट लीजिए। और रात को या फिर शाम को खाना खाने से 2 घंटा 1 घंटा पहले आप कम से कम उसको 10 से 20 मिली लेकर के 50 से 100 ml पानी में आप उसको मिला के पीजिए। क्योंकि जब आप आंवले जूस का सेवन करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी बालों की समस्या ठीक हो जाएगी। अगली समस्या ये है कि जैसे कुछ लोगों को शीत की शिकायत होती है। जब उनको शीत की शिकायत हो तब वो क्या करेंगे? किसी को पित्त की शिकायत होती है, किसी को शीत की शिकायत होती है, किसी को कफ की शिकायत होती है। तो जिनको शीत की शिकायत है, जिनका प्रवृत्ति शीत प्रवृत्ति का है, ठंड, कोई भी चीज़ें ठंडी सेवन कर लिए, शीत की समस्या होगी, वो क्या करेंगे? वो आंवला जूस का सेवन कर नहीं कर। क्यों? क्योंकि आंवला का गुण शीतकारी है, आंवला ठंडा होता है। तो उन क्या करेंगे? अब आप ये नहीं कि अब वो ठंडा होता है तो हम उसको सेवन ही नहीं करेंगे, नहीं, उसका भी उपाय है। आप जिन लोगों को ऐसी समस्या है वो आंवले जूस के साथ साथ में क्या करेंगे कि कम से कम 2 से 4 काली मिर्च के दाने, जो ब्लैक पेपर होता है, आप उसको डाल दीजिए। अगर हो सके तो अगर पाउडर हो तो कम से कम थोड़ा, 1 चुटकी भर आप उसमें डाल दीजिए पाउडर काली मिर्च के। जिससे क्या होता है कि जो उसका शीतकारी गुण होता है वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे कि आपको आंवले का जूस सेवन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको आपको लेना ही है। अगर हो सके तो आंवला सुबह शाम आप सेवन कीजिए। आंवला खा भी सकते हैं, आंवला का मुरब्बा ले सकते हैं। दूसरा क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अब आप पानी नहीं पी सकते, आप पानी कैसे पियेंगे मैं बताऊं। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो लोग ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पी रहे कोई बात नहीं, मगर ध्यान दीजिए कि जब हम सुबह का जलपान नहीं करते तो आप कुछ भी दिन भर पानी पीजिए, कोई बहुत विशेष लाभ आपको नहीं मिलता है। क्योंकि जो सुबह का जलपान होता है, उषापान जो होता है, वो अमृत पान कहा गया है। तो जब आप सुबह में पानी पीते हैं, जब आप गुनगुने जल का सेवन करते हैं, कहते जब व्यक्ति सुबह उठ करके गुनगुने जल का सेवन करता है, जल का सेवन करता है, उसे पूरे दिन में कोई अनार का जूस या फिर कोई लिक्विड पदार्थ ऐसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती जो कि उसको लगे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर वीकनेस ज़्यादा है, इसके लिए मैं जूस का सेवन करूँ। तो आपको क्या करना है कि सुबह में जल का सेवन करना है। जिन लोगों को समस्या है वो लोग कम से कम सुबह उठ करके 1 लीटर से 1.25 लीटर तक अगर क्षमता हो तो आप 1.5 लीटर भी पानी पी सकते हैं। मगर जो लोग पहली बार पानी पीना शुरू करेंगे वो कोशिश करें कि कम से कम 1 से 2 गिलास हम प्रतिदिन पानी जरूर पिएं। तो वो इस पे भी ध्यान दें, पानी पीने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। वो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा उनको लाभ हो। अब इतनी चीज़ें आपको करनी है और जो बहुत सी चीज़ें बची हुई है हम उसको आपको आगे अगली कक्षा में बताएंगे। अभी क्या करना है, जितनी चीज़ें आपको शुरू से लेकर के अभी तक बताई गई है उसको आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार करना है। चाहे वो शीर्षासन हो या फिर सर्वांगासन हो या फिर पवन मुक्तासन हो या फिर उष्ट्रासन हो या वज्रासन हो या फिर शशांकासन हो, ये जो भी आपको बताया गया है इसको आपको अपनी क्षमता अनुसार और आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार करना है। दूसरा, आप अपनी विचारों से क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि पहले शीर्षासन ही करना है। क्यों? क्योंकि हमको जो भी याद आए हमको उसको करना है। और कहा भी गया है कि हम लोग अपनी स्वेच्छानुसार क्रम को आगे और पीछे कर सकता है। व्यक्ति किसी भी आसन को आगे और फिर हम पीछे कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। तो इसलिए आपको नहीं घबराना है कि हमें ये आसन तो याद नहीं आ रहा है, एक आसन याद है दूसरा नहीं याद है, उसको कैसे करूँ, वो तो याद ही नहीं आ रहा है इसके पहले वाला। तो आपको उस स्थिति में घबराना नहीं है, आपको जो भी याद आए आपको उस आसन को, उस प्राणायाम को कर लेना है, ठीक है। दूसरा ये, जब व्यक्ति
आसनों को करें तो उसमें एक चीज़ का और भी विशेष ध्यान रखें कि जो भी आसन हम कर रहे हैं, देखिए आपको लाभ लेना है तो आप ध्यान से सुनिए और इसी सुने हुए बात को पूरी तरीके से उसको फॉलो कीजिए और तब आसन कीजिए, तब आपको उसका लाभ जल्दी समझ में आएगा और जल्दी मिलेगा। जब हम आसन करें तो आप ध्यान दीजिए कि एक आसन को जब आप करते हैं तो कम से कम आपको 5 सेकेंड, भाई हर किसी की एक सामर्थ्य नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई युवा नहीं है, तमाम तरह के लोग हैं जिनकी अवस्था भी ज़्यादा है, जिनके शरीर भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार आसनों को करके थोड़ा रुकने का कोशिश करें, थोड़ा अभ्यास करें। हो सकता है थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी, थोड़ा तकलीफ होगा, तो तकलीफ हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अभ्यास को बढ़ाइए। तो एक आसन कीजिए तो 10 से 12 सेकंड से लेकर 20 से 30 सेकंड तक आप रुकिए। जब आप इस तरीके से रोज इतने आसन करेंगे तो आपके 1 घंटे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक आसन को 10 से 12 बार करना है और एक आसन में 10 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड से लेकर 20 से 30 सेकंड तक आपको रुकना है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको क्या बताया गया है, क्या कराया गया है उसको करना है। और एक और आसन जो है उत्तान आसन, उसको भी करना है, अर्धवृक्षेंद्र आसन भी आपको करना है। तो ये सब और भी जो आसन है वो हम आपको अगली कक्षा में कराएंगे, क्योंकि सारे आसनों को अगर हम आपको एक साथ करा देंगे या सारे आसन आप एक तरह हम अभी बता देंगे तो फिर आप क्या क्या करेंगे आप भूल जाएंगे। हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर के चलना है। तो बालों की जो समस्या थी उनके लिए आज के जो पैकेज है वो यहीं पे इतना ही होता है। फिर आइए थोड़ा सा हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत देर से बैठे हैं तो 5 मिनट के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों को हमने सीधा किया, एक एक पैर को हम फोल्ड करते हैं। ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है, हम क्या करते हैं खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करना है, 4 से 6 अभ्यास करने हैं। आप कुछ मत कीजिए, दोनों पैर की पंजों को मिला लीजिए, बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है। लेग ज्वाइन करते हैं, ये दोनों हाथों को कमर के पास बनाएं, सांस को भरते हुए सब लोग मेरे साथ करेंगे। ये थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें, सांस बाहर, धीरे धीरे आप एड़ियों को नीचे ले जाएं, जमीन से लगाएं, पैर पूरा नीचे, एक बार फिर धीरे धीरे वापस ले जाएं।